दोस्तों, अगर आपके भी घर में समूह लोन, गोल्ड लोन, होम लोन, कार लोन, कोई सा भी अगर लोन चल रहा है तो ये वीडियो देखना एकदम नेसेसरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आप भी अपना जो समूह का लोन है, गोल्ड लोन है, कार लोन है, होम लोन है, उसको किस प्रकार से आपको माफ़ कराना है। सभी इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीडियो में। किस सिचुएशन में लोन माफ़ हो जाता है, किस सिचुएशन में डिस्काउंट मिल जाता है और किस सिचुएशन में लोन कभी भी नहीं छोड़ा जाता है, सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सब नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। मैं लास्ट में बताऊंगा कि किस प्रकार से लोन आपको माफ़ कराना है। इससे पहले आप ये जान लीजिए, जो लोन आप लेते हैं ना, वो दो प्रकार का लोन होता है। एक होता है सिक्योर लोन और एक होता है अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन अलग होता है, अनसिक्योर लोन अलग होता है। और सिक्योर लोन अनसिक्योर लोन में अंतर क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए। सिक्योर लोन वो होता है जैसे कि आप कोई गाड़ी ले रहे हैं या कोई पर्सनल लोन ले रहे हैं, बिजनेस लोन ले रहे हैं, तो उसमें सिक्योर लोन आ जाता है। क्योंकि अगर बड़ा लोन जो दिया जाता है ना, वो सिक्योर लोन में इसलिए आता है क्योंकि उसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है। जैसे बिजनेस लोन ले रहे हैं तो बिजनेस का डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है। पर्सनल लोन ले रहे हैं तो पर्सनल लोन में अपने घर का, गाड़ी का या खेत बाड़ी का उसमें कागजात, दस्तावेज जमा करना पड़ता है। अगर आप गोल्ड लोन ले रहे हैं तो गोल्ड लोन में जो है अपना सोना जमा करते हैं। होम लोन लेते हैं तो उसमें भी प्रॉपर्टी का कागज जमा करना पड़ता है। ये सारे जो है ना सिक्योर लोन में आ जाता है। सिक्योर लोन इसलिए कहा जाता है कि अगर आप पैसा नहीं जमा करते हैं तो कोर्ट में जाकर के जो कंपनी है आपके खिलाफ केस दर्ज कर सकती है। उसके बाद से कोर्ट से परमिशन लेकर के आपका जो संपत्ति है उसके ऊपर कब्जा भी कर सकती है। तो ये सिक्योर लोन में आ जाता है। अब अनसिक्योर लोन क्या होता है पहले समझ लीजिए। अनसिक्योर लोन में ये होता है जैसे कि समूह लोन हम लोग लेते हैं। बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे शहर हैं, छोटे छोटे गांव में जो देखा जाता है कि जहाँ पे गरीब लोग हैं वहाँ पे समूह लोन दिया जाता है कंपनी के द्वारा, माइक्रो फाइनेंस के द्वारा, स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा, बैंक के द्वारा। जैसे कि एक्सिस देता है, ये समूह लोन देता है। और उसके बाद से माइक्रो फाइनेंस भी जो है, बहुत सारा माइक्रो फाइनेंस है जो कि समूह लोन देता है। उसके बाद से स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, फिनकेयर, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, ये भी समूह लोन देने का काम करता है। तो ये जो समूह लोन देता है ना, तो जो लोन देता है वो अनसिक्योर लोन में आता है। अनसिक्योर लोन और सिक्योर लोन में यही अंतर होता है। एक और अंतर होता है, पहले आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि ब्याज का अंतर पड़ जाता है। अब जो आप सिक्योर लोन ले रहे हैं ना, तो उसमें सिक्योर लोन में आपको देखा जाए तो उसमें मिनिमम ब्याज लगता है, और इसमें जो है अनसिक्योर लोन में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज लगता है। 27%, 28% इसमें ब्याज लग जाता है। और उसमें जो है 14%, 15% सिक्योर लोन में ब्याज लगता है। अब देखिए, जो सिक्योर लोन होता है ना, उसमें किसी भी प्रकार से कंपनी जो है आपसे रिकवर कर लेगी। आप गाड़ी लिए हैं तो गाड़ी खींच करके लेके चले जाएगी, प्रॉपर्टी पे लिए हैं तो प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगी, घर पे लिए हैं तो घर कब्जा कर लेगी। लेकिन अनसिक्योर लोन लेते हैं लोग तो उसमें तो ब्याज ज़्यादा रहता है, लेकिन उसका पैसा किस प्रकार से रिकवर होता है, क्या उस पैसा को अगर छोड़ दिया जाए, उसका ईएमआई नहीं जमा किया जाए, क्या हमारे ऊपर कोई कार्रवाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट जरूर रहता है। जो समूह लोन ले करके बैठे हैं, जो लोग लोन नहीं जमा कर रहे हैं, उन लोगों के मन में यही डाउट रहता है। तो उसमें बता दूं कि जब तक कोर्ट से परमिशन आप कंपनी को नहीं मिलता है, तब तक आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कार्रवाई नहीं होता है। अब 10,000, 20,000 और 50,000, 70,000 के लिए कोर्ट से परमिशन ले करके आपके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी माइक्रो फाइनेंस हो या। अब इसकी पूरी कहानी पहले आप समझ लीजिए। जैसे कि आप किसी भी माइक्रो फाइनेंस से जुड़ते हैं तो फर्स्ट में आपको परखने के लिए, आपको जांच करने के लिए, आपका सिबिल कैसा है, आप कैसा पैसा जमा कर रहे हैं, किस प्रकार से जमा कर रहे हैं, इस सब की जांच करने के लिए माइक्रो फाइनेंस जो है ना 20 से 30,000 रुपया फर्स्ट में आपको लोन के तौर पे देती है। जब उतना आप चुका देते हैं उसके बाद से 50,000 देती है, उतना चुका देते हैं उसके बाद से 75,000 देती है, 90,000 देती है, 95,000 देती है, या 1 लाख तक दे देती है माइक्रो फाइनेंस या स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो उतना अगर दे देती है, सपोज दैट मान लीजिए कि आप 90,000 रुपया किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक से लिए हैं और लेने के बाद से आप पैसा नहीं जमा कर रहे हैं, कुछ पैसा जमा किए, 1 महीना पैसा जमा किए, उसके बाद से आप पैसा नहीं जमा कर रहे हैं,
तो क्या होता है ना कि 90 दिन तक आप पैसा अगर नहीं जमा कर रहे हैं, 90 दिन से अगर आपका EMI ज़्यादा हो गया तो NPA में चला जाता है। तो NPA में जब चला जाएगा तो आपका सिविल स्कोर डाउन होगा, प्लस में आपको जो आपके ऊपर जो है OD लग जाएगा, ओवर ड्यू जो बोला जाता है, ओवर ड्यू दिखाने लगेगा आपके ऊपर। दूसरा नुकसान हो गया। लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कि मेरे पास किसी कारणवश अगर पैसा नहीं है, मान लीजिए अगर घर में किसी का डेथ हो जाता है, जो कमाने वाला रहता है उसी का डेथ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कि आपका जो बिजनेस किए हैं वो बिजनेस ठप हो जाए, तो उस टाइम में पैसे ही नहीं जमा हो पाता है बैंक का। तो जब बैंक का पैसा नहीं जमा होगा तो बैंक के जो एम्प्लॉय होंगे, जो बैंक के स्टाफ होंगे, जो बैंक के ब्रांच मैनेजर होंगे, वो सभी लोग आपके द्वार पे आएंगे, किसी भी प्रकार से सोचेंगे कि जो पैसा है किसी भी प्रकार से आपसे ले लें। लेकिन जब आपके पास रहेगा नहीं तो आप देंगे कहाँ से? ठीक है, सपोज दैट आप पैसा नहीं जमा करते हैं तो 90 दिन के बाद से आपका NPA में चला जाता है। NPA में जाने के बाद से कुछ दिन अगर 1 साल और छोड़ देते हैं तो वो जो है, जो आपका लोन है वो राइट ऑफ में चला जाता है। अब NPA 90 दिन के बाद जाता है, लेकिन 1 साल के बाद राइट ऑफ में चला जाता है। जब राइट ऑफ में चला जाएगा ना तो RBI या बैंक यही कहता है कि किसी भी प्रकार से जो मूलधन है हमको मिल जाए, ब्याज जाए भाड़ में, लेकिन मूलधन कम से कम हमको मिल जाए। तो उसमें बहुत बड़ा अमाउंट का छूट देता है, जैसे कि L&T हो गया, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि लास्ट में जाकर के जो राइट ऑफ क्लाइंट होते हैं उनको लास्ट में जाकर के सेटलमेंट कराती है। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है, राइट ऑफ में चला गया है, तो आपको उसको सेटलमेंट कराना है। तो उसको सेटलमेंट कराने के लिए कंपनी से बात करिएगा, कंपनी से बात करिएगा। कंपनी आपको बोलेगा कि देखिए अपना पैसा जो है अपना जमा कर दीजिए, लेकिन उसमें आपको 30 से 40% का छूट मिल जाता है। बहुत सारी कंपनियां का अलग अलग रूल रेगुलेशन है और अलग अलग छूट है, जैसे कि 30% से लेकर के 50%, 60%, 70% तक का छूट भी मिल जाता है। अगर आप ज़्यादा पुराना क्लाइंट ले हैं, ज़्यादा पैसा ले करके बैठे हैं, कुछ दिन हो गया आपको पैसा लिए, जितना पुराना रहिएगा उतने सोचेगी कंपनी किसी भी प्रकार से अपना मूलधन निकाल लिया जाए। तो पहले आपको सेटलमेंट चेक करेगी, कितना का सेटलमेंट हो रहा है। सेटलमेंट जब चेक होता है तो उसमें पता लगता है कि ब्याज वाज मिल करके इतना पैसा हो रहा है, और टोटल पैसा में से 30% 40% का डिस्काउंट कर दिया जाता है, और जितना बचेगा उतना पैसा आपको जमा करना है। वो तो सेटलमेंट हो जाता है, लेकिन सेटलमेंट के बाद से आप फिर सोचिए कि उस बैंक से, उस स्मॉल फाइनेंस बैंक से, उस माइक्रो फाइनेंस से अगर में से फिर हम दोबारा लोन ले लें तो आपको ज़िंदगी में कभी भी नहीं मिलने वाला है जिस नाम पे आप लोन उठा करके पहले से सेटलमेंट करा लिए हैं। सेटलमेंट लास्ट पोजीशन में होता है, जब कंपनी से और क्लाइंट से बिल्कुल रिलेशन तोड़ देना है, मरने के कगार पे हो गया, यानी अब समझ लीजिए कि बैंक के नज़र में जो क्लाइंट पैसा सेटलमेंट करा रहा है, बैंक के नज़र में वो मर जाता है, तभी सेटलमेंट होता है। उसी प्रकार से जब डेथ हो जाता है ना, तो डेथ क्लेम कराया जाता है, तो उस टाइम में भी सेटलमेंट होता है। तो उस टाइम में तो टोटल पैसा माफ़ हो जाता है, बल्कि आप जो जमा किए रहते हैं वो भी रिटर्न आ जाता है। इसमें एक और बात जान लीजिए कि अगर किसी भी बैंक से, किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक से कोई भी लोन लिए हैं, समूह लोन लिए हैं, गोल्ड लोन लिए हैं, होम लोन, कार लोन, कोई भी लोन लिए हैं, जब तक वो कंपनी जो है कोर्ट से आदेश लेकर के, कोर्ट से नोटिस लेकर के आपके पास नहीं पहुंच रही है, तब तक वो किसी भी प्रकार के आपके ऊपर कब्जा कर रही है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई संपत्ति है, उस पर कब्जा जमा रही है बैंक, तो आपको कब्जा नहीं करने देना है। जब तक कोर्ट का आदेश नहीं मिलेगा तब तक आपको उस पर कब्जा नहीं करने देना है। ये एक रूल रेगुलेशन है RBI का। ये सरकार के देख रेख में, कोर्ट के देख रेख में ही आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कार्रवाई किया जा सकता है। अगर कोर्ट कोई रिस्पांस नहीं लेता है तो बैंक के कोई रिस्पांस लेने से आपके ऊपर कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। चाहे समूह लोन हो, गोल्ड लोन हो, कार लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, उस पर आपके ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। एक और देखता हूँ मैं कि अगर आपके पास गाड़ी है, रिकवरी एजेंट उठा लेते हैं। अगर आपका EMI पे गाड़ी है, अगर EMI तोड़ देते हैं तो रिकवरी एजेंट जो होता है आपका गाड़ी उठा लेता है। लेकिन इसमें आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट का आदेश जब तक नहीं मिल पाता है, कोर्ट का आदेश, कोर्ट का नोटिस नहीं मिलता है आपके ऊपर, आप गाड़ी नहीं जमा कर सकते हैं। ऐसे कोई कंपनी वाला आपका गाड़ी नहीं उठा के ले जा सकता है। जितने सारे रिकवरी एजेंट आपके गाड़ी उठा कर लेके चले जाते हैं ना, ये इनलीगल है। लीगल तरीके से तभी उठा सकते हैं जब कोर्ट के आदेश मिल जाता है,
तब जाकर के आपकी गाड़ी उठाएं या संपत्ति पे कब्जा करें, तब जाकर के ये लीगल होगा। नहीं तो अगर कोर्ट का आदेश नहीं मिल पाता है और उस टाइम में आपकी गाड़ी उठाते हैं या संपत्ति के ऊपर आपके कब्जा करते हैं तो ये इनलीगल बोला जाता है और इसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हैं, कंपनी के ऊपर आप केस भी कर सकते हैं। ये आप स्वतंत्र होकर के कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।